नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज आज मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर उस पर बात करने का विचार करके आया हूँ। और मैंने सोचा है कि क्योंकि बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रही है, आप लोगों को भी इंतजार होगा वीडियोस क्यों नहीं आ रही है और कारण क्या है उसका। तो मैं अब ट्राई करूंगा कि आप सभी लोगों के सामने बहुत चुने हुए टॉपिक में आपके सामने कुछ ऐसे रखूं जो आपको एस्ट्रोलॉजी की जर्नी को और इन डेप्थ बनाने के लिए सहायक साबित हो सके। आज का जो टॉपिक है हमारा, उस पर मैंने सोचा है कि मैं बात करूंगा ऐसे योगों के बारे में, ऐसे पैरामीटर्स के बारे में। देखिए, योगों के बारे में तो आपको और भी वीडियोस मिल जाती हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं। लेकिन पांच पैरामीटर्स के बारे में, पांच छह पैरामीटर्स के बारे में मैं बात करूंगा। वो पैरामीटर्स अगर आप समझ लेते हैं तो आप योगों को समझ पाएंगे कि योग कैसे काम करते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं। मतलब सीधी सी भाषा में, पांच पैरामीटर्स जो एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में होने ही चाहिए। पांच ऐसे योगों की श्रृंखला या पांच ऐसे एनर्जी का फ्लो जो एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो एस्ट्रोलॉजर बहुत बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाता है। उन पैरामीटर्स पे हम जाएं उससे पहले तीन चार बातें जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। ऋषियों ने कहा कि जो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो एस्ट्रोनॉमी जानता हो तभी वो एस्ट्रोलॉजी कर पाता है। इसका कारण ये है, ये कहने का श्लोकों में उन्होंने कहा है, इसका कारण ये है कि एस्ट्रोनॉमी जानकर ही व्यक्ति चार्ट क्रिएट कर सकता है। वो समय कंप्यूटर, हमारे पास एप्लीकेशन नहीं हुआ करता था। तो एस्ट्रोनॉमी जब तक व्यक्ति नहीं समझता है, वो नहीं समझता है कि टेंथ हाउस आकाश का हाउस है, फर्स्ट हाउस ईस्ट है, सेवंथ हाउस वेस्ट है, किस प्रकार से जोडियक बेल्ट है, किस प्रकार से प्लेनेट मूव करते हैं, जोडियक बेल्ट की चौड़ाई कितनी है, कितनी डिग्रीज का पूरा एक सर्कल होता है। तो ये सारी बातें अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एस्ट्रोनॉमर नहीं है और चार्ट बनाने में उसको प्रॉब्लम होगी। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है ना, वो बहुत अच्छी नॉलेज रखता हो मैथमेटिक्स की। आजकल तो मैथमेटिक्स की नॉलेज होना बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन है। नहीं भी मैथमेटिक्स आता है तो चार्ट बनाकर दे देता है एप्लीकेशन। लेकिन एक तीसरा फैक्टर जो आज भी बहुत आवश्यक है, और वो है कि एस्ट्रोलॉजर के अंदर एक गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, नीतियों का पक्का होना चाहिए एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि नीतियां हमारे जुपिटर को दिखाती। देखिए, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स मर्क्यूरी है ना। और अगर नीतियों की बात करें, धार्मिकता की बात करें, अपने कर्तव्य की बात करें, तो वहां पर आता है जुपिटर। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी में अगर वो अच्छा ऑब्जर्वेशन रखता है तो वहां पर भी आप ये कह सकते हैं कि मर्क्यूरी और जुपिटर, इन दोनों का मेल वहां पर उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए। एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि वो ये कहते हैं कि व्यक्ति की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो स्पिरिचुअलिज्म में या रिलीजियसनेस में बहुत गहरी होनी चाहिए, बहुत इंटेंस होनी चाहिए। ज्योतिषी को लंबे समय से ये कहा गया है कि कुछ पूजा पाठ या किसी मंत्र का पाठ, ये सारी चीजें करते रहो। इसका कारण ये है कि तुम दूसरों के कर्मों के साथ खेल रहे हो। तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो और अपनी झोली में पुण्यों का जखीरा भर लो, ताकि तुम दूसरों के साथ उसका लेन देन कर सको। तो ये तो कुछ पॉइंट थे, जो मोटी मोटी बातें थी। लेकिन अगर हम पैरामीटर को समझें तो पहला पैरामीटर जो ये कहा जाता है वो है कि टेंथ हाउस व्यक्ति का, जो जो एस्ट्रोलॉजर है, उसका टेंथ हाउस का जजमेंट बहुत आवश्यक है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि टेंथ हाउस हमारे कर्म का भाव है। अगर टेंथ हाउस व्यक्ति का बहुत स्ट्रांग है और ऐसे प्लैनेट्स की तरफ जा रहा है जो कि धार्मिकता को, मैथमेटिशियन जैसी चीजों को, ऑब्जर्वेशन की गहराई को दिखाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति ज्योतिषी बनने के पहले पहले पैरामीटर पर खरा उतर जाएगा। टेंथ हाउस को वैसे भी एस्ट्रोनॉमी के कारकत्व के रूप में, या ऐसा कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी टेंथ हाउस से दिखाई जाती है। तो टेंथ हाउस अगर अच्छा बैठा है, टेंथ का लॉर्ड अच्छा बैठा है, टेंथ का लॉर्ड सपोज कीजिए एग्जॉल्टेड है या फिर ट्राइन में बैठा है, लग्न लॉर्ड के साथ अच्छा संबंध बना रहा है, लग्न लॉर्ड के साथ तात्कालिक मित्रता को ध्यान में रखते हुए अगर मित्रता में आ रहा है और अच्छी सिचुएशन में आ रहा है, तो फिर वो व्यक्ति को ज्योतिषी बनाने
में सहायक हो जाएगा। दूसरा पैरामीटर बोला गया है सेकंड हाउस। देखिए आप सोच रहे होंगे मैंने नाइन्थ हाउस क्यों नहीं लिया, उस पर भी आऊंगा। तो सेकंड हाउस जो है वो व्यक्ति की वाणी का है। सेकंड हाउस व्यक्ति की एजुकेशन का भी भाव है। सेकंड हाउस व्यक्ति के संस्कारों का भी भाव है। सेकंड हाउस वो संस्कार हैं जो व्यक्ति के अंदर इनबिल्ट होते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। और वाक सिद्धि सेकंड हाउस के बिना नहीं मिल सकती। तो एक पैरामीटर ये है कि सेकंड हाउस अगर अच्छा, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अच्छा बैठा है, वहां के लॉर्ड अगर बेनिफिक हैं, तो उस व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी में अच्छी सफलता मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि उसको वाक सिद्धि मिलेगी। सेकंड लॉर्ड जो है ना वो 10th हाउस से फिफ्थ पढ़ता है, और फिफ्थ हाउस से 10th पढ़ता है। फिफ्थ हाउस आपके मंत्रों का, ज्ञान का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है। वहां का जो कर्म है वो सेकंड हाउस है। और कर्म का जो भाव है 10th हाउस, वहां से जो फिफ्थ हाउस उसका जो क्रिएशन बनता है ना वो सेकंड हाउस। तो आपके कर्मों का जो क्रिएशन है वो सेकंड हाउस में अगर आ रहा है, तो आपकी वाणी को वो बताता है कि व्यक्ति की वाणी में कितना दम होगा, कितना कितनी स्ट्रेंथ होगी उसमें, कि वो कुछ प्रिडिक्ट करे तो वो सच हो। ये सेकंड हाउस की लॉर्डशिप के द्वारा आता है। तीसरा पैरामीटर बोलता है कि वीनस और सैटर्न जो है ये किसी भी हाल में, किसी भी प्रकार से अगर कनेक्टेड होते हैं, तो फिर ज्योतिषी बन सकता है व्यक्ति। देखिए किसी भी चीज को ज्योतिष में देखने के लिए है ना बहुत सारे योग हैं। सैटर्न और वीनस को यहाँ लेने का कारण ये है क्योंकि वीनस नेचुरल सेकंड हाउस का लॉर्ड है और सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है। कर्म और वीनस, कर्म और वीनस। अब इसके साथ और भी प्लैनेट्स को जोड़ा जा सकता है, जैसे जुपिटर जुड़ता हो, मर्क्यूरी जुड़ता हो। तो जब ये जुड़ेगा दृष्टि से, कॉम्बिनेशन से, म्यूचुअल दृष्टि से, या फिर एक्सचेंज से, किसी भी प्रकार से जब ये जुड़ेंगे, तो एनर्जी का फ्लो बनेगा। मैं आपको एनर्जी का फ्लो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं दे रहा हूँ। तो जब एनर्जी का फ्लो 10th और सेकंड के बीच हो रहा है, और कारकत्वों के बीच भी हो रहा है, वो कारकत्व जो मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है और आपके लिए सपोर्टिव है, आपकी कुंडली के लिए सपोर्टिव है, तो ये आपको अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए सहायता जरूर पैदा करेंगे। वैसे तो मोटा मोटा यही कहा गया है कि अगर सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है, सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है, यहां तक कि राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो, वीनस जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो, मून जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो बताए गए हैं कि व्यक्ति ज्योतिष में इंटरेस्ट रखेगा और ज्योतिष बनने की तरफ वो जाएगा। अगला पैरामीटर है फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस। कहते ये हैं कि अगर पांचवें और आठवें का कॉम्बिनेशन होता है, आठवें का लॉर्ड कौन बनेगा? केतु, नेचर को लॉर्ड बनेगा केतु, और लॉर्ड बनेगा मंगल। पांचवें की लॉर्डशिप आती है सूर्य के पास। सूर्य केतु को नहीं मिला सकते, सूर्य को केतु को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य केतु के कॉम्बिनेशन के साथ व्यक्ति ज्योतिषी नहीं बन सकता। सूर्य केतु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो व्यक्ति बहुत बेहतरीन ज्योतिषी बन सकता है। मून केतु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो, मून राहु का कॉम्बिनेशन जुपिटर के साथ, वीनस के साथ, शनि के साथ, और अच्छी दशाएं और ये पैरामीटर्स जो मैं बता रहा हूं वो अगर बहुत अच्छे होंगे, तो व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। तो पांचवें घर को इसलिए लिया क्योंकि पांचवा घर जो है वो हमारे माइंड को दिखाता है। पांचवा घर हमारी बुद्धि को दिखाता है, माइंड को मत कहिए, आप कहिए इंटेलिजेंस और बुद्धि को दिखाता है। और आठवां घर व्यक्ति के रिसर्चर होने के का प्रमाण देता है। आठवें घर में व्यक्ति का रिसर्चर माइंड है, वो माइंड है जो पर्दे के पीछे देखना जानता हो। इसको लोग कहते हैं अकल्ट का भी हाउस है। ठीक है। तो ज्योतिष को पूरी तरीके से अकल्ट मानना है कि नहीं मानना है वो तो दूसरा पैटर्न, दूसरी बात है वो। लेकिन अगर पांचवें और आठवें के बीच एनर्जी का फ्लो हो रहा है और वो फ्लो बाकी और पैरामीटर्स के साथ मैच करता है। अब ये फ्लो का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई बिगड़ा हुआ फ्लो बन जाए। फ्लो का मतलब ये है कि सपोज कीजिए इन्हीं हाउसेस से जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी बेटर, अच्छा बैठा हुआ राहु, राहु और केतु भी अच्छे बैठे हुए हो सकते हैं। तो आठवें घर में अगर आठ राहु और केतु का संबंध बनता है और बाकी चीजें मैच करती है, तो इंट्यूटिव कैपेबिलिटी वाला एस्ट्रोलॉजर पैदा करती है वो। और मैं तो ये कहता हूं कि जुपिटर, मर्क्यूरी और वीनस से बेहतरीन कर जाने वाले एस्ट्रोलॉजर कई बार हो जाते हैं जो राहु और केतु की मदद से हो जाते हैं। क्योंकि वो
इन डेप्थ सोच पाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं। जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाएंगे ना, तब तक आप ज्योतिष में आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा, दिक्कतें आएगी। क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के है ना कई रास्ते हैं। अगर आप कई रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनते हैं, या आप मल्टीपल रास्तों को ध्यान में रखते हैं, तो आपके लिए एक रास्ता चुनना बहुत आसान हो जाता है कई बार। तो आठवां भाव रिसर्च ओरिएंटेड एस्ट्रोलॉजर बनाएगा, रिसर्च करने वाला एस्ट्रोलॉजर बनाएगा। आठवां भाव हमारे फिफ्थ हाउस से फोर्थ हाउस पड़ता है। आप ऐसा कह सकते हैं फोर्थ हाउस को हाउस ऑफ स्टोरेज अगर हम माने, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है ना, वो हर केंद्र जो है वो अपने आप में बहुत आवश्यक होता है। तो जो सेकंड हाउस है उसका फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस होता है। तो सेकंड में आपने भोजन किया, वो स्टोर कहाँ होता है? पेट में जाकर होता है ना। बिल्कुल वैसे ही फिफ्थ हाउस में जो आपकी इंटेलिजेंस है उसका स्टोरेज होता है एट्थ हाउस में। अगर उसको अनलॉक किया जाए, फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य का भी भाव है, तो पहले जन्म से, पिछले जन्म से आपके पुण्य अगर स्टोर हैं, तो वो आठवें भाव में स्टोर होंगे जरूर। इस दृष्टिकोण से भी ये कहा जाता है कि आठवां भाव बहुत जरूरी है, पांचवें के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए, ताकि उसका अनलॉक हो सके, वो अनलॉक किया जा सके। इसके बाद जो पैरामीटर है वो ये कहता है कि केतु सैटर्न का कंजंक्शन हो जाए, सैटर्न जुपिटर के साथ कंजंक्ट कर ले, जुपिटर केतु के साथ कंजंक्ट कर ले, जो मैं अभी आपके साथ में बातें कर रहा था। मून केतु का कॉम्बिनेशन हो जाए। कई बार जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन होने से भी चीजें बहुत अच्छी, व्यक्ति के प्रभाव में, ज्योतिषीय प्रभाव में आ जाता है वो व्यक्ति। अब सवाल उठता है नाइन्थ हाउस का क्या? तो देखिए, नाइन्थ हाउस को डायरेक्ट लेने की बजाय आप ले सकते हैं नाइन्थ हाउस को, क्योंकि वो आपकी धार्मिकता है, धार्मिकता बहुत आवश्यक है। नाइन्थ हाउस, थर्ड हाउस और 11th हाउस ये सब जरूरी हैं। इसका कारण ये है क्योंकि नाइन्थ हाउस आपकी धार्मिकता है, थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन है। अगर आपका थर्ड हाउस बहुत अच्छा नहीं है, अगर आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, जो आपका इंटरनल माइंड है, जिसको आप सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस कहते हैं, वो बहुत शांत नहीं है, बहुत अशांत है, तो आप लोगों को सुन नहीं सकते, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सुन सकते आप। तो नाइन्थ हाउस और थर्ड हाउस का भी बड़ा सपोर्टिव होना जरूरी है। नाइन्थ का संबंध अगर सेकंड से बनता है तो भी व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि सर, ज्योतिषी बनना एक बात है, ज्योतिष से पैसा कमाना दूसरी बात है, और ज्योतिष बनकर कुछ भी ना करना एक तीसरी बात है। ये अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। प्रिडिक्शन किसका ज्यादा सटीक होगा? प्रिडिक्शन उसका ज्यादा सटीक होगा जिस व्यक्ति का लग्न और चंद्रमा स्ट्रांग होगा, या चंद्रमा में इंट्यूटिव कैपेबिलिटी होगी, उसका ज्यादा स्ट्रांग होगा। सेकंड हाउस जिसका बहुत स्ट्रांग होगा, उसका प्रिडिक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, और उसका बहुत सच हो जाएगा प्रिडिक्शन। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे ना, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। और इन सारी चीजों को देखने के बाद आप एक बार D9 को देखिए, D24 को देखिए, D10 को देखिए। जैसे मैंने टेंथ हाउस बोला ना, D10 अगर एस्ट्रोलॉजर का आप देखेंगे, जो एस्ट्रोलॉजर है उसका अगर आप D10 देखेंगे, तो आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि वो व्यक्ति किस प्रकार का एस्ट्रोलॉजर है। जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने किताबें लिखी, कुछ हैं जिन्होंने रिसर्च किया, कुछ हैं जिन्होंने प्रेडिक्शंस किए, कुछ हैं जिन्होंने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया, टीचिंग की। ये सारे एस्ट्रोलॉजर अलग अलग है ना, ये सब एक नहीं है। तो ये सब अलग अलग हैं, तो इन सब के कॉम्बिनेशंस भी अलग होंगे। जो लिखता है वो फिफ्थ हाउस और थर्ड हाउस से स्ट्रांग होगा, जो रिसर्च करता है वो एट्थ हाउस से स्ट्रांग होगा, जो ज्ञान देता है वो नाइन्थ और सेकेंड से स्ट्रांग होगा, जो आगे फैला रहा है चीजों को, जो पैसा कमा रहा है वो 11 और सेकंड हाउस के मेल से पैसा कमा रहा है, और जो कुछ भी नहीं कर रहा है, सपोज कर सकते हैं कि उसका लग्न जो है वो जरूर किसी न किसी पीड़ा में, या जरूर किसी न किसी वीक सिचुएशन में पड़ा हुआ मिलेगा। तो अभी जो मैंने आपको ये थोड़ी सी चीजें बताई है, इन सारी चीजों को आप जांचिए परखिए, बिना जांचे नहीं होगा। थोड़े से कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं, इन कॉम्बिनेशंस को मैंने बहुत एलोबरेट नहीं किया है। कारण है उसका, क्योंकि अगर मैं कॉम्बिनेशंस को बढ़ाऊंगा तो आप एनर्जी का फ्लो नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि आप एनर्जी का फ्लो समझे। कॉम्बिनेशंस तो निकल कर आ ही जाते हैं। सारे प्लेनेट, जितने भी प्लेनेट है ना, वो सब ज्योतिषी बना सकते हैं। सूर्य से व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है।
मर्क्यूरी से ज्योतिषी बन सकता है। मंगल से लॉजिकल ज्योतिषी बनता है, बहुत बहुत गहरा। आप कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन हाँ, मंगल से भी ज्योतिषी बन सकता है। राहु केतु से बन सकता है, शनि से बन सकता है, जुपिटर से बन सकता है, वीनस से बन सकता है। तो बचा कौन? चंद्रमा से बन सकता है। हर ज्योतिषी अलग अलग होगा, और हर ज्योतिषी का पैटर्न अलग होगा। कुछ ज्योतिषी ऐसे हैं जो इंट्यूशन बेस्ड जो एस्ट्रोलॉजर हैं। कुछ ऐसे हैं जो सूत्रों को याद रखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर काम करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोलॉजी पर आगे बढ़ते हैं। तो सब एस्ट्रोलॉजर अलग अलग हैं, और सबके कॉम्बिनेशंस अलग अलग होंगे। कॉम्बिनेशन बनने का आधार यही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है। एक और हाउस जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जरूर ऐड कीजिएगा वो हाउस है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस को भी हमारी एजुकेशन का भाव बोला गया है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, उनका फोर्थ हाउस भी बहुत स्ट्रांग देखा गया है। फोर्थ हाउस का कारण है, और भी बहुत कारण है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा कारण बताता हूँ। वो कारण यही है कि व्यक्ति कि चंद्रमा का वो नेचुरल हाउस है, और वहां से व्यक्ति का माइंड हर जीवन भर कनेक्टेड है। व्यक्ति का जो मन है, माइंड नहीं, मन, मन जीवन भर कनेक्टेड है फोर्थ हाउस से। इसीलिए फोर्थ हाउस भी स्ट्रांग मिलेगा अगर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बन रहा है तो। अब एक और सवाल होता है कि सर, अगर मेरी कुंडली में फोर्थ हाउस अच्छा नहीं है, सेकंड हाउस अच्छा नहीं है, नाइन्थ हाउस अच्छा नहीं है, टेंथ हाउस अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा ही नहीं है, तो क्या मैं ज्योतिष पढ़ नहीं सकता? पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष पढ़ना, ऋषि ने तो ये बात कही है कि पढ़ कोई भी सकता है, ज्ञान है कोई भी ले सकता है, और लेना भी चाहिए। लेकिन आप उसकी गहराई में कितना जा सकते हैं, आप उसकी गहराई में कितना उतर सकते हैं। पहली तो बात, अगर आपकी कुंडली में योग नहीं होगा तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा कि आप एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहें। तो योग तो है, जरूर वो हिडन योग है या जरूर इनडायरेक्ट योग है, इसीलिए आप उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपके कुंडली में अट्रैक्शन अगर आपको आ रहा है ज्योतिष पढ़ने के लिए या ज्योतिषी बनने के लिए, तो ये सारे फैक्टर्स आप चेक कर लीजिए। और चेक करने के बाद वो मैच करें ना करें, वो सब आप जरूर देखिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि आपको उत्तर दे सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।